वेलकम बच्चों, वेलकम बैक टू सुनील सर की क्लास। बच्चों आज का वीडियो क्लास 11 से चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स से है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें मैंने 5 टॉपिक के बारे में समझाया था। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आज जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो है असेट्स एंड इट्स टाइप्स, रिसिप्ट एंड इट्स टाइप्स, एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ठीक है बच्चों, याद रखना जो भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं YouTube के जरिए से वो आप नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना बच्चों। एग्जाम में वो क्वेश्चंस बनकर आएंगे और ये आपका ना अभी से क्या है बेस तैयार हो रहा है। आप लोग पता है 11th में हो तो अभी आपका बेस प्रिपेयर किया जा रहा है। बेस यदि मजबूत होगा तो आगे के जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना वो आप लोगों को इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आगे समझाता हूं। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं असेट्स क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात माइंड में फिट कर लो कि बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी असेट्स होती है। कहने का मतलब है जो चीजें आपको अपने बिजनेस से ना कैश जनरेट करने में मदद करेगी वो आपके लिए असेट्स है। समझ में आ रही बात? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने क्या किया कि एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हो आप, तो क्या विदाउट मशीनरी आप कपड़ा मैन्युफैक्चर कर पाओगे? नहीं। तो वो मशीनरी आपके कपड़े के बिजनेस से आपको मनी अर्न करने के लिए हेल्प कर रही है। तो आपको एक मशीनरी खरीदनी होगी, तो वो मशीनरी जो आपने खरीदी है वो आपके लिए क्या होगा? असेट्स होगा। समझ में आ रही बात? फिर ऐसे ही सोच लेते हैं बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो तो वो बिल्डिंग भी आपके लिए क्या है? असेट्स है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज हमने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑन्ड बाय बिजनेस, यानी जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं बिजनेस में वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? असेट्स कहलाते हैं। फिर मैंने एक चीज और लिखा है, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश एंड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन असेट्स। जो हमें कैश में या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, फर्म को कैश कमाने में हेल्प करेंगे या इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, वो क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। अब समझते हैं इसके टाइप्स को, टाइप्स ऑफ असेट्स। असेट्स बच्चों हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन करंट असेट्स, दूसरा होता है करंट असेट्स और तीसरा होता है फिक्टिशियस असेट्स। अब इनके बारे में समझते हैं क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात आते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स हम किसको बोलेंगे? ठीक है, हमेशा याद रखना वो सारे असेट्स जो कि रीसेल करने के लिए आपके पास नहीं है, आपके बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखा गया है, वो नॉन करंट असेट्स में आएंगे। कहने का मतलब है जितना भी जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, जो कि आपने वो मशीनरी या जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हो वो बिल्डिंग, वो तो आपने अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रखा है ना, वो बिल्डिंग बेचने के लिए तो नहीं रखा है। तो वो सारी चीजें आपके लिए क्या होंगी? नॉन करंट असेट्स। यानी जितने भी फिक्स असेट्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? फिक्स असेट्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे नॉन करंट असेट्स में आते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, जितने भी हमारे फिक्स असेट्स होते हैं, फिक्स असेट्स, जितने भी हमारे फिक्स असेट्स होते हैं वो हमारे नॉन करंट असेट्स हैं। फिक्स असेट्स बोले तो फिक्स असेट्स क्या हुआ? फिक्स असेट्स हुआ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या होते हैं? फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जगह स्थिर रहते हैं, इनको उठा के इधर उधर नहीं ले जा सकते हो। समझ में आ रही बात? लेकिन वो बिजनेस में हेल्प करते हैं, तो ये हमारे नॉन करंट असेट्स के अंदर आते हैं। समझ में आ रही बात? मैंने यहां पे लिखा है असेट्स हेल्ड बाय बिजनेस नॉट फॉर रीसेल बट आइदर एज इन्वेस्टमेंट। यानी वो सारी चीजें जो कि रीसेल करने के लिए नहीं है आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है, एज अ इन्वेस्टमेंट रखा गया है, तो वो हमारे क्या होंगे? नॉन करंट असेट्स होंगे। समझ में आ गई बात? सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपने अपने बिजनेस में बिजनेस के अंदर आपने मान लो कोई एसी लगा रखा है, अपने ऑफिस के अंदर एसी लगा रखा है। ठीक है, और ऑफिस में आप बैठते हो, उस एसी की हवा खाते हो, तो वो एसी जो है वो बेचने के लिए थोड़ी रखा है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो वो एसी आपके लिए क्या हुआ? वो आपके बिजनेस का नॉन करंट असेट्स हुआ, जो कि फिक्स असेट्स के अंदर आएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? यानी ऑफिस इक्विपमेंट के जितने भी सामान होते हैं वो भी हमारे नॉन करंट असेट्स के अंदर आते हैं। अब नॉन करंट असेट्स को भी आगे क्लासिफाई किया गया है
यानी फिक्स एसेट्स को भी दो भागों में बांटा गया है, एक टेंजिबल एसेट्स होता है और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स होता है। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि टेंजिबल एसेट्स क्या होता है। याद रखना, वो सारे एसेट्स टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं हाथों से, जिनकी वैल्यू होगी, जिनको हम बेच सकते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? यानी जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो फिजिकली आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी आंखों से, ठीक है, वो हमारे किसके अंदर आएंगे? टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएंगे। ये याद रखना बच्चों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मशीनरी आपको दिखाई देगा ना, फर्नीचर आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रही बात? मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट का मतलब पौधा नहीं होता बच्चों, प्लांट का मतलब, क्योंकि आप 11th में क्या हो ना, आपको मन में आ रहा होगा सर प्लांट क्या हुआ। प्लांट का मतलब होता है वो जगह जहां पे आपने मशीनरी लगा रखी है, उस जगह को प्लांट कहा जाता है। ठीक है, कोई भी मशीन आपने धरती से टच करके लगा रखा है ना, वो जगह आपके लिए प्लांट मानी जाएगी। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है। यानी फिक्स एसेट्स तो होती है, लेकिन फिक्स एसेट्स के कौन से वाले में जाती है? टेंजिबल एसेट्स के अंदर जाती है, क्योंकि हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनका अपना एक आकार होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? इसी तरीके आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हमारे बिजनेस में वो होते हैं। जैसे हमारी नाम, ख्याति, गुडविल, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। हमने मार्केट में गुडविल कमाई है ना, हमने बिजनेस किया और मार्केट में हमने गुडविल कमाई, जो हमारा नाम फैला हुआ है उससे भी हमारी इनकम बढ़ रही होती है। समझ में आ रही बात? तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट, जो कि दिखाई नहीं देता। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लोगे ना, जैसे मान लो आपको शूज खरीदना है, ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, दो शूज की दुकान है, ठीक है, एक तो एडिडास का है और एक ऐसी नॉर्मल है, और आपको अच्छे शूज लेने तो आप एडिडास वाले पे जाओगे, क्योंकि उन्होंने मार्केट के अंदर बहुत ही गुडविल बना ली है। हालांकि वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, वो खुद आप खुद चल के उसके पास जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके बिजनेस का कौन सा एसेट्स काम कर रहा है? इनटेंजिबल एसेट्स काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ये चीज याद रखना। तो गुडविल हो गई। इसी तरीके से ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है? इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है। ठीक है, हमें दिखती नहीं है लेकिन बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस के अंदर। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ट्रेडमार्क भी आपको पता है कि सभी कंपनीज के अपने एक मार्क बन जाता है, दूर से हम ना उस मार्क को देखकर पहचान जाते हैं। आपके सामने कोई कार जा रही होती है तो दूर से ही मार्क देख लेते हो, हम फट से बोलते हैं भाई ऑडी जा रही है, ये ऑडी कार जा रही है, या मारुति की जा रही होती तो हम दूर से बताएं मारुति की जा रही है। कैसे पहचान में? उनका एक मार्क था जिससे कि आपने देख लिया और पहचान लिया। ये चीज समझ में आ रही बात? इसी तरीके से कॉपीराइट्स क्या होता है? आपने जो चीजें की है, कोई क्रिएटिविटी की है, कोई एक्स्ट्रा चीज बनाई है जिसपे आपने कॉपीराइट्स ले रखा है, तो सेम वही कॉपी कोई और नहीं कर सकता, वो कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, यह आपको एक तरह से कोई वस्तु नहीं है, बस एक आभास होता है कि भाई इस चीज को यदि मैंने कॉपी किया ना तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे कि मान लो किसी आर्टिस्ट ने कोई गाना प्ले किया या कोई ऐसा सरगम बनाया उसने, और उसने कॉपीराइट से उसके ऊपर, तो वही सरगम कोई और अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या होगा? उस पर कॉपीराइट का केस चलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट्स मीन्स होता है अधिकार प्राप्त कर लेना, विशेषाधिकार, यानी किसी काम को करने के लिए आपको अधिकार दे दिया गया है। एक मतलब जैसे आपने पेटेंट, जैसे दवाइयां पेटेंट होती है, पेटेंट दवाइयों का क्या होता है? सेम वही फार्मूला कोई और यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से सॉफ्टवेयर, सभी कंपनीज के अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको यदि अमेजन से सामान खरीदना है तो अमेजन वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, वहां से फ्लिपकार्ट से तो सामान आएगा नहीं, फ्लिपकार्ट वाले का अपना सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स में आती है।
तो आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉन करंट एसेट्स में अंदर जो फिक्स एसेट्स होता है वो क्या होता है, जो कि दोबारा सेल करने के लिए नहीं होता। और उसके दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होता है, दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनको देख सकते हैं, आकार होता है, और इनटेंजिबल का मतलब क्या हुआ, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि उसके बिजनेस में ये चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आते हैं हम नेक्स्ट करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स क्या होता है, देखो, हेल्ड बाय बिजनेस पर्पस इज टू कन्वर्ट इनटू कैश इन विद इन शॉर्ट पीरियड। याद रखना वो एसेट्स, यहां पे लिख देता हूं एसेट्स, एसेट्स हेल्ड बाय बिजनेस, यानी वो सारे एसेट्स जो बिजनेस के अंदर है जो कि शॉर्ट टर्म में कैश में बदले जा सकते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। यानी याद रखना बच्चों, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना, जो भी चीजें हम करते हैं, जो एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। जैसे मान लो कैश, ठीक है, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, करंट एसेट्स के अंदर आती है। एक बात बताओ, आपके पास जो कैश पड़ा है, आप उसी से तो बिजनेस ऑपरेट करोगे। ऐसा तो नहीं है कि कैश को संभाल के रख दोगे बिजनेस चलता रहेगा, नहीं ना। तो कैश जो हो गया वो क्या हो गया, कैश। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे मुझे पैसे लेना है। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिन एसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं हेल्पफुल इन ऑपरेटिंग द बिजनेस, ये बिजनेस को ऑपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, यदि आपके पास कैश नहीं होगा तो बिजनेस ऑपरेट नहीं हो पाएगा। बेशक आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, लेकिन जेब में पैसा ही नहीं पड़ा है, तो आप माल कहां से खरीदोगे और किसको बेचोगे, कहां से खरीदोगे, ये सारी चीजें दिक्कतें आएंगी। समझ में आ रही बात। तो करंट एसेट्स वो होता है जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जरूरी होता है और शॉर्ट टर्म में जो पैसे के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो आपके गोडाउन में माल पड़ा, स्टॉक पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है, अब वो स्टॉक बिकेगा तो आपके पास पैसा आएगा। स्टॉक हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, कभी बढ़ जाएगा। जैसा आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, स्टॉक बढ़ा, जब आपने बेचा तो कम हुआ, तो वो पैसे में चेंज होता जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने इसी से बिजनेस को ऑपरेट किया होगा। समझ में आ रही बात, ये याद रखना। अब आते हैं बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर। तीसरा जो हमारा टाइप्स है एसेट्स का, वो है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बोले तो वो एसेट्स होते हैं जो ना ही टेंजिबल होते हैं ना ही इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, यानी जो द एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, वो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं यहां पे, जैसे मान लो मेरे पास है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसी तरीके से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये सारी चीजें जो होती है ना, याद रखना, ये चीजें बिजनेस से धीरे धीरे राइट ऑफ की जाती है। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी समझ लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है। सोच के देखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किए गए हैं। ठीक है, बिजनेस करते समय नहीं किए गए हैं, उस बिजनेस को सेटअप करने में, उस बिजनेस को आज स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने के लिए पहले शुरुआत में कुछ खर्चे किए थे, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। समझ में आ रही बात। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने 2021 में सोचा है कि मैं कोई बिजनेस स्टैब्लिश करूंगा, लेकिन आज मान लो 1 अप्रैल से आपने स्टार्ट करने की सोची, 1 अप्रैल 2021 से मैंने अपना बिजनेस सेटअप करना है। लेकिन क्या आप सारे खर्चे उसी दिन कर रहे होंगे? नहीं ना। आपने उस 1 अप्रैल 2021 में अपने फर्म का ताला खोलने के लिए आपने सोचा बिजनेस चालू करूंगा, फर्म का ताला खोलूंगा, 1 अप्रैल से फर्म चालू करूंगा, तो उसको, उस ताले को खोलने के लिए, उस दिन से फर्म चलाने से पहले आपने बहुत सारे खर्चे किए होंगे ना। उस बिजनेस को चलाने के लिए आपने हो सकता है लाइसेंसिंग करवाई हो या कोई एडवर्टीजमेंट करवाया हो, तो वो सारे खर्चे तो अभी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ भी नहीं है, लेकिन आपने वो सारे खर्चे किए होंगे उस एक दिन के लिए, जिस दिन से आपका बिजनेस चालू होगा, उससे पहले आपने बहुत सारे खर्चे किए। तो वो खर्चे किसके अंदर आते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप धीरे धीरे अपने बिजनेस से कमाते रहते हो और उसको क्या करते हो, धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हो। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं। कंपनी जब डिबेंचर जारी करती है डिस्काउंट पे
या उसको डिबेंचर को रीसेल करते समय यदि कोई लॉस हो गया है तो वो सारे जो जिस अकाउंट से दिखा रही होती है वो फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर जाता है। क्लियर हो गई बात? ये सारी चीजें हमारा एसेट्स का था। ठीक है, तो बच्चों आते हैं रिसिप्ट पे। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट वो चीज होगी जब भी आप कोई माल बेचते हो, कोई सामान अपने बिजनेस में कोई सामान बेचा, ठीक है, तो वहां से जो पैसा मिल रहा है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करके कोई पैसा मिल रहा है या मिलने वाला है, वो सारी चीजें रिसिप्ट कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बिजनेस से जो भी पैसा आपको मिल रहा है ना, चाहे वो सामान बेचकर मिल रहा हो या सर्विस प्रोवाइड करके मिल रहा हो, वो आपका क्या कहलाएगा? रिसिप्ट कहलाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी सामान बेचकर या सर्विस प्रोवाइड कर कर जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है या रिसीव होने वाला है वो रिसिप्ट कहलाएगा। अब इसके टाइप्स में आते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट सिंपल समझे तो वो सारे पैसे जो मिले हैं आपको अपने बिजनेस से जनरेट कर कर, बिजनेस को चलाकर जो पैसे आपको मिले हैं ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब है द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी वो चीजें जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करते समय आपको मिला है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेल ऑफ गुड्स, आपने सामान बेचा, आपको पैसा मिला होगा, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो पैसा आपको अपने डेटर्स से मिला, डेटर्स मींस वो पर्सन जिसको कि आपने उधार में माल बेचा था, बाद में उसने आपको पैसे दिए, यानी आपको अपने बिजनेस से ये पैसा मिल रहा है, बिजनेस के वजह से पैसा मिल रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करते समय इसलिए मिल रहा है, इसलिए आपका किस में जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये चीज याद रखना। कैपिटल रिसिप्ट में क्या चीजें जाएंगी? कैपिटल रिसिप्ट वो होती है, ठीक इसका अपोजिट है, जो चीजें आपको बिजनेस से नहीं मिला, बिजनेस के बाहर से आपको जो चीजें मिल रही है, ठीक है, वो जो अमाउंट आपको बिजनेस से बाहर से मिल रही है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस से आपको नहीं मिल रहा, बिजनेस के बाहर से मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिजनेस के बाहर से क्या मिलेगा? जैसे मान लो आपने कोई असेट्स बेच दिया, सेल ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर बेच दिया, आपके बिजनेस के अंदर कोई फर्नीचर पड़ा था, आपने उस फर्नीचर को बेच दिया, कबाड़ी वाले को या किसी को भी बेच दिया, तो आपको वहां से पैसा मिल गया। ठीक है, एक कबाड़ा पड़ा था आपके फर्म के अंदर, उस फर्नीचर को आपने क्या कर दिया? बेच दिया, और वहां से पैसा आ गया। आपका काम कबाड़ा बेचना तो नहीं था ना, आपका काम तो कुछ और है, आपका बिजनेस चल रहा था, आपने वहां पे एक फर्नीचर पड़ा था, वो खराब हो रहा था, आपने बेच दिया, पैसे मिल गए, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेचकर, यानी कहने का मतलब आपने कोई फिक्स असेट्स बेचा है ना, कोई भी फिक्स असेट्स बेचा है ना, और वहां से जो आपको पैसा मिला है ना, वो आपके किस में जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। यानी सेल ऑफ एनी फिक्स असेट्स, यदि आप किसी भी फिक्स असेट्स को बेचकर पैसा ला रहे हो ना, ठीक है, तो वो आपका किस में जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जाएगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या जाएगा? जो आपका बिजनेस ऑपरेट करते समय जो पैसा आपको मिला है। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों आते हैं एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर मींस होता है खर्च, खर्च, जो भी आपने बिजनेस के अंदर खर्चे किए हैं ना, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? एक्सपेंडिचर में। खर्चे कैसे हो सकता है? आपने कर्ज चुकाने के लिए पैसा दिया हो, असेट्स खरीदने के लिए पैसा दिया हो, ठीक है, माल खरीदने के लिए पैसा दिया हो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। बच्चों याद रखना, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, मेरा वाला स्टार, ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रिसिप्ट वाले में भी ध्यान रखना, इस रिसिप्ट में से और एक्सपेंडिचर में से क्वेश्चन बन के आता है इस चैप्टर में से, तो आपको फोकस करना है पूरे अच्छे तरीके से। तो एक्सपेंडिचर में देखो मैंने बताया है, द अमाउंट स्पेंड फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंस। ठीक है, आपने यदि किसी कर्जा को चुकाने के लिए पैसा चुकाया हो, या माल खरीदने के लिए, या कोई एसेट्स खरीदने के लिए, या फिर कोई भी खर्चा किया हो, वो एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। समझ में आ रही बात? अब इसके टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के हमारे 3 टाइप होते हैं बच्चों, टाइप ध्यान से समझना, 3 टाइप होते हैं। खर्चे भी हमारे बिजनेस के अंदर 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल तरीके से समझाने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक टेलर है, ठीक है, वो मान लो सिलाई मशीन पे शर्ट बना रहा है, शर्ट सिलता है वो, ठीक है, मान लो पैर से चला रहा था, वो पैर से चला चला कर, पैर वाली मशीन थी उसके पास, उससे चला रहा था, तो एक दिन में वो 5 ही शर्ट बना पाता था वो। लेकिन उसने क्या किया, उसके पास जो सिलाई मशीन थी ना, उसमें एक मोटर फिट करवा दिया, 500 रुपए का एक मोटर लाया खरीद कर, 500 रुपए का मोटर लाया उसने, उस सिलाई मशीन में फिट कर दिया। अब वो पैर नहीं चलाता, सिर्फ बिजली से मोटर चल रहा होता है। अब उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, अब वो एक दिन में 8 से 10 शर्ट बना लेता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो उस मोटर पे जो खर्चा किया ना असर्ट्स लाने में, यानी कोई भी असर्ट्स लाने में जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और उस एसेट्स के वजह से उसके बिजनेस की कैपेसिटी क्या हो गई, एनहेंस हो गई, बढ़ गई, तो वो खर्चा किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सर अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो, अब वो खर्चे जो बार बार करने होते हैं, अब जैसे उस सिलाई मशीन में तेल डालना पड़ेगा, वो बार बार बटन लाएगा खरीद के और धागा लाएगा खरीद के, मतलब वो खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए अब उसको करते रहना पड़ेगा, तो वो हमारा कौन से खर्चे में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये रेकरिंग नेचर के होते हैं, ये बार बार हमें करने होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि एक ही बार धागा लाया उसी धागे से सारा सिल देगा, फिर धागे की जरूरत पड़ेगी, फिर बटन लाएगा वो। समझ में आ रही बात? यानी अब वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे करेगा ना, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। समझ में आ रही बात? अब आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही तरीका है, लेकिन इसके अंदर इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कई बार, आप ध्यान रखना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं अपने नॉर्मल वे से, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोगों के ना दिमाग में बचपन में आपने कोई ऐड देखा होगा टीवी पर, लेकिन अभी भी वो ऐड आपके दिमाग में चल रहा होगा। जैसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो है, उन्होंने एक ऐड किया था नवरत्न तेल का, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो वो आपके दिमाग में अभी भी आ जाता है जैसे नवरत्न तेल देखते हो, ठीक है ना। तो क्या अमिताभ बच्चन को रोज बुलाया जाता है स्क्रीन पे कि आओ एक बार तेल लगा लो, फिर बोलो ठंडा ठंडा कूल कूल? ऐसा तो नहीं है ना। जब एडवर्टीजमेंट किया गया था तब उस कंपनी ने एक बार उस खर्चे को किया था, उनको बुलाया था, उस बार एक ही बार वो खर्चा किया था, लेकिन उस खर्चे का फायदा क्या हो रहा है, उस खर्चे का फायदा कई साल तक मिल रहा है उस कंपनी को। समझ में आ रही बात? तो ऐसे खर्चे हमारे किसके अंदर आते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। यानी एडवर्टीजमेंट पे किया गया खर्चा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इसी तरीके से किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपने लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस का एक्सपेंस तो एक बार पे किया होगा ना, बार बार आप थोड़ी ना लाइसेंस लेने के लिए पैसे दोगे। रिन्यू करवाने के लिए हो सकता है देना पड़े, लेकिन वो एक साल के लिए नहीं होता है, कई सालों के लिए हो जाता है। मतलब आपने एक बार वो खर्चा किया ना और उसका फायदा आपको कई साल तक मिलेगा ना, तो ऐसे खर्चे किसके अंदर आते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो बच्चों समझ में आ गई बात किस लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो देखो मैंने लिखवाया क्या है, बुक इस लैंग्वेज में भी देख लेते हैं क्या लिखवाया मैंने एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, थोड़ा मैं अलग कलर का ले लेता हूं मार्कर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, यानी वो खर्चे जो कि किसी असेट्स को खरीदने में और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट्स, या जो पहले से असेट्स हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए किया गया हो, ठीक है। जैसे सिलाई मशीन का एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को, उस टेलर के पास ऑलरेडी सिलाई मशीन था लेकिन पैरों से चला रहा था वो, फिर वो मोटर खरीद के ले आया, तो मोटर पे जो पैसा खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आया, क्योंकि एक असेट्स भी एक्वायर हो गया, ठीक है। इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये क्या करता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एक एग्जांपल ले लो, चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई कार है, ठीक है, आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में क्या हुआ, आपका ना कार का टायर फट गया, टायर फट गया, ठीक है। तो क्या आप आगे जा पाओगे, नहीं। आपने क्या किया, आपने किसी से वहां पे एक नया टायर मंगवाया, तो नया टायर मान लो आपका जितने भी अमाउंट का पड़ा, मान लो 5 का 10 का जितने भी 1000 का पड़ा होगा, टायर अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। अब वो टायर आपने मंगवाया, अब वो जो पैसा आपने खर्चा किया तो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि वो टायर लाया है ना, अब लगाएंगे ना तो कई समय तक चलेगा वो, और असेट्स भी एक्वायर हो गया आपके पास, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज है। अब आगे गए ना उस हाईवे से, तो आपको पता लग रहा है कि भाई पिछले टायर में हवा कम है, अब आपने हवा भरवाई, ठीक है। अब जो हवा भरवाया उसने भी पैसे लिए आपसे, लेकिन अब उसमें तो कोई चीज मिल नहीं रहा, वो तो खर्चा है।
तो वो किस में जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा, क्योंकि हवा, तेल ये सब बार बार आपको भरवाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा उसके अंदर। तो ऐसे खर्चे जो बार बार होंगे वो रेवेन्यू होंगे, और ऐसे खर्चे जो एक बार करना होगा लेकिन बदले में कोई असेट्स मिल रहा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हो गया? तीसरा मैंने क्या बताया? ऐसे खर्चे जो कोई एक बार करना है लेकिन उसका फायदा आपको कई साल तक मिलता रहेगा, तो वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। क्लियर हो गई होगी बात? ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस की क्या करता है? कैपेसिटी को बढ़ाता है। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, परचेज ऑफ असेट्स। यदि आपने कोई असेट्स खरीदा है, असेट्स में कोई भी असेट्स खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑपरेट द बिजनेस, जो खर्चे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। और रेकरिंग इन नेचर का मतलब आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए तौर पर रेंट पेड, आपका बिजनेस आपने रेंट पे रखा हुआ, रेंट बार बार देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं एक बार दे दिया खत्म हो गया काम, रेंट देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी पेड, तो ये सारे जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे किस में जाएंगे? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएंगे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? वो खर्चे जो एक बार करना है लेकिन उसका फायदा आपको कई समय तक मिलेगा। देखो लिखा मैंने, इट इज रेवेन्यू इन नेचर बट इट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, लेकिन इन खर्चों को एक साल से ज्यादा समय के लिए राइट ऑफ किया जाता है, बिजनेस से धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं एडवर्टीजमेंट पे, एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट। एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, एक बार किया था लेकिन उसका फायदा कई साल तक मिल रहा है कंपनी को, और अभी भी मिल रहा है। समझ में आ रही बात? फिर इसी तरह एक्सपेंस ऑन लाइसेंसिंग, एक्सपेंस ऑन लाइसेंसिंग, आपने लाइसेंसिंग वगैरह कराई है, लाइसेंस बनाने पे जो खर्चा हुआ वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा एक्सपेंडिचर का। तो बच्चों देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। सबसे पहले देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज है? द अमाउंट विच इज अबाउट टू रिसीव फ्रॉम द बिजनेस विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। बच्चों ये लिखना बहुत जरूरी है, विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, यानी वो पैसा जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको अपने बिजनेस से मिलने वाला है, ठीक है, वो आपका किस में जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे कि डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। ट्रेड रिसीवेबल के ये एग्जांपल है। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे मुझे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो मैंने माल उधार में बेचा है ना, उसके पैसे मुझे लेने हैं। तो जो पैसे मुझे लेने हैं ना उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जाएगा। इसी तरह बिल्स रिसीवेबल, जो बिल बनाया गया था, किसी ने माल खरीदा हमसे, हमने उसके ऊपर बिल बनाया, उसने कहा भाई मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो उस बिल के पैसे मुझे मिलेंगे ना उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो वो भी मेरे लिए क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल आएगा। अब आते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या हुआ? द अमाउंट विच इज पेबल फ्रॉम बिजनेस, यानी वो पैसा जो कि बिजनेस से जाने वाला है, यानी बिजनेस को चुकाना है, वो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। बच्चों ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो पैसा बिजनेस को कर्ज के रूप में चुकाना है आउटसाइडर को, तो वो हमारा किस में आएगा? ट्रेड पेबल के अंदर आएगा। इसका एग्जांपल जो है वो है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। क्रेडिटर्स मींस क्या हुआ? जिससे आपने माल उधार में खरीदा, वो क्रेडिटर्स है। आप माल उधार में खरीद के ला रहे हैं, उसका मतलब आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, तो आप कर्जा दोगे, चुकाओगे उस कर्जे को, और आपने कह रखा भाई इसी अकाउंटिंग पीरियड में मैं आपको एक कर्जा चुका दूंगा, तो वो आपका किस में जाएगा? ट्रेड पेबल के अंदर जाएगा। इसी तरीके से बिल्स पेबल, आपने कोई माल उधार में खरीदा, आपने बिल बनवा लिया, बोला भाई 2 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, तो बिल्स पेबल भी आपके लिए क्या होगा? ट्रेड पेबल का पार्ट है। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों आज आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं बच्चों, आप पिछले वीडियो में भी जाकर देख लो। 2 पार्ट में मैंने जानबूझ के बनाया ताकि एक्सप्लेन करके पूरा बता पाऊं, क्योंकि क्या होता है कि एक ही समय में यदि मैं 30 मिनट के अंदर सारा कवर करना चाहूं तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि चलो बेशक 2 पार्ट में जाए, लेकिन पूरा क्लियर का क्लियर बच्चों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों आप 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आप दोनों लेक्चर देख सकते हो, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और आप
स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर कर आप अपने नोट्स बना लो, आपके बहुत काम आने वाला है। और ये बेस है बच्चों 11th का, आपको अभी से मेहनत करते हुए चलना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। ये लाइन याद रखोगे तो आप लगातार पढ़ते रहोगे। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।